बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम सीक्वल सर्वर को रन करना, उसके अलावा सीक्वल सर्वर के अंदर किस तरह से हम क्यूरीज लिखेंगे और किस तरह से हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट करनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रनिंग सीक्वल सर्वर। स्टार्ट में जाएं, एसएस सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को रन करें। थोड़ा डीबी सर्वर है, लिहाजा थोड़ा सा हैवी एप्लीकेशन है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रही है रन होने में। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ बेसिक सीक्वल सर्वर स्टेटमेंट्स देखी थी, उनको हमने रन करके देखा था। उनको हमने जस्ट कॉन्सेप्चुअली स्टडी किया था और उनकी हमने पॉसिबल आउटपुट को देखा था। आज हम प्रैक्टिकली उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे पहले मैं सीक्वल सर्वर के इंस्टॉलेशन के बारे में एक ट्यूटोरियल अपलोड कर चुका हुआ हूँ। होप सो आप लोगों ने वो देखा होगा और अपने पास सीक्वल सर्वर इंस्टॉल कर लिया होगा। इस तरह से एक स्क्रीन आपके सामने आएगी। आपने ये वो सर्वर है जहाँ पे हमारा सीक्वल सर्वर इंस्टॉल्ड है। उसके बाद में हमने जब इंस्टॉलेशन की थी तो दो तरह की इंस्टॉलेशन थी, एक विंडोज ऑथेंटिकेशन थी, दूसरा डुअल के अंदर एक सीक्वल सर्वर का बिल्ट इन लॉगिन है, बिल्ट इन एक यूजर है जिसका नाम एसए है और यूजर नेम लॉगिन नेम ऐसे है और उसका पासवर्ड जो भी हमने सेट किया हुआ इंस्टॉलेशन के वक्त वो यहाँ पे पासवर्ड पुट करना है। और उसके बाद यहाँ से हमने क्योंकि सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन की हुई है लिहाजा सीक्वल सर्वर का जो लॉगिन पासवर्ड है वो देना है। एल्स अगर हमने वहाँ पे इंस्टॉलेशन के वक्त जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि बोथ मतलब कि सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन भी और विंडो ऑथेंटिकेशन भी, ये दोनों, लिहाजा हम इसकी जगह पे विंडो ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, ये ऊपर मौजूद है। लेकिन क्योंकि अभी हमने सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन के साथ लॉगिन करें, एसएस के साथ लॉगिन करें, तो लिहाजा हमने वो अगर यहाँ पे विंडो करके देखेंगे तो जो आपका डिफ़ॉल्ट यूजर जिससे आपने इंस्टॉलेशन की होगी वो आपके ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। मैंने जब इंस्टॉलेशन की थी तो वसीम कम्बो के यूजर नेम से की थी, पासवर्ड ऑलरेडी सेट है जो कि विंडोज़ का है, लिहाजा मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझसे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली आई सजेस्ट कि आप सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ करें। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर कोई आपकी ग्लिचेस होंगी विंडोज़ के लॉगिन क्रिएशन में तो आप उनसे बच जाएंगे, या अगर आपको किसी किस्म के कुछ राइट्स के इशू होंगे तो ऐसे के लॉगिन के अंदर आपको वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। सो आई प्रेस द कनेक्ट बटन। अब ये सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है डीबी सर्वर को यूज करने के लिए, अब ये हमें कनेक्टिविटी दे रहा है डीबी सर्वर के साथ जो कि हमने उस वक्त इंस्टॉल किया था। ये जो मैं आपको विंडो नजर आ रही है ये मैनेजमेंट स्टूडियो है, ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से बैकएंड किसी भी वेब एप्लीकेशन का कोई मतलब कोई डिफरेंट टूल्स के अंदर बना होता है, लेकिन आपको फ्रंट एंड HTML के अंदर बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा होता है, यानी कि आपको किसी भी एप्लीकेशन का GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल रहा होता है। इसी तरह से डीबी सर्वर्स को मैनेज करने के लिए ये मैनेजमेंट स्टूडियो जो है सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये भी एक टूल है। अब यहाँ पे हम इस लेफ्ट पैन के अंदर देखते हैं, लेफ्ट पैन के अंदर देखा हमने हमारे पास डेटाबेसेस हैं, सिक्योरिटी हैं, सर्वर्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सारी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है, और इनके डिफरेंट पर्पसेस हैं। लेकिन राइट नाउ अभी हम सब फर्स्ट जो कि डेटाबेसेस का ऑप्शन है इसमें हम इसके अंदर थोड़ा सा मतलब इसके बारे में आपको इसके अंदर जो टास्क जो फंक्शनैलिटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स अगर हमारे पास कुछ टाइम बचता है तो हम इसके जो
थोड़े हाई लेवल के फीचर्स हैं, लाइक सिक्योरिटी है डेटाबेस की, सर्वर ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि एवरीथिंग लाइक ट्रिगर, प्रोसीजर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो सारी SQL सर्वर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, रेप्लिकेशन ये भी एक एडवांस लेवल फंक्शनैलिटी है। पॉलीबेस ये भी एडवांस है। ऑलवेज ऑन हाई अवेलेबिलिटी, ये मल्टीपल डेटाबेसेस को मतलब ये बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है हाई अवेलेबिलिटी का कि एक रूम के अंदर 4 लोग बैठे मिलकर काम कर रहे हैं और बाहर एक सिर्फ विंडो लगी हुई है। कोई भी इंसान आके वहाँ पे अपनी कोई भी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम अपने देता है और अंदर बैठा अंदर से कोई चारों में से कोई भी पर्सन जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कर देता है। तो जो बाहर वाली दुनिया है उसको ये पूरे रूम के अंदर बैठे हुए चारों लोग 1 यूनिट की फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं। अगर इनमें से एक बंदा बीमार हो और वो सुकून से बैठा रहे, काम ना करे, तो भी बाहर वालों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी जो ईमानदार 3 लोग अंदर बैठे हुए हैं उनमें से कोई ना कोई उनकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर देगा। ये हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरह से ही है कि 3-4 सर्वर, 5 सर्वर, 10 सर्वर, डेटाबेस सर्वर्स ये मिलके काम करते हैं और जो भी क्यूरीज वगैरह आती हैं इनकी तरफ, तो इनमें से इंडिविजुअल सर्वर्स में से कोई भी एक रिस्पॉन्ड कर देता है। और लेकिन जो क्लाइंट साइड है जहाँ से रिक्वेस्ट आई होती है उन्हें ये पता नहीं चलता है कि सर्वर 1, 2, 3, 4 में से किस सर्वर ने उनको रिस्पॉन्ड किया। तो अगर इन केस कि अगर किसी सर्वर में कोई इशू आता है, वो डाउन जाता है, तो क्लाइंट साइड को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाइंट साइड को हर वक्त डेटाबेस की अवेलेबिलिटी मिलती है, क्योंकि उनमें से अगर कोई 1-2 डाउन भी गया सर्वर, तो बाकी जो 2-3 सर्वर बाकी होंगे वो ऑलवेज अप मिल रहे होंगे। तो ये है हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि डेटाबेस सर्वर्स हर वक्त उन्हें ऑन ही मिले, चाहे अगर कोई डाउन हुआ भी है तो वो उसकी जगह पे कोई दूसरा एक्ट कर रहा होगा, उन्हीं क्यूरीज को, डेटाबेस क्यूरीज को कोई दूसरा सर्वर जो है रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। ये भी एडवांस लेवल फीचर है। ये तो मैंने बहुत एक कहानी की तरह आपको बिल्कुल आसान करके समझा दिया है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अगर हमारे पास टाइम बचता है या अगर हम एडवांस डेटाबेसेस का कोर्स लेते हैं तो वहां पे हम इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, और ये अब नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट का मेन्यू। इसके अंदर सारे के सारे जितने भी आपके यूजर्स वगैरह की क्रिएशन होती है, या अगर आपने कोई पॉलिसीज लगानी है कि फलां यूजर जो है फलां टेबल को एक्सेस कर सकता है, किसी भी किस्म के कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई कंस्ट्रेंट्स इंप्लीमेंट करनी है, तो वो आप इसके थ्रू इस जो हमारा ये ट्री है मैनेजमेंट का, इसके थ्रू हम वो कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। इसके अलावा ये इंटीग्रेशन सर्विसेज है, इंटीग्रेशन सर्विस कैटलॉग है, ये भी एक एडवांस फीचर है, ये भी अभी हम डिस्कस नहीं करते। अगर SQL सर्वर एजेंट है, SQL सर्वर एजेंट जो है वो बेसिकली इसको हर वक्त ऑन ही होना चाहिए, अभी डिसेबल्ड है, इसको अनेबल्ड कर देते हैं जी, स्टार्ट कर देते हैं। इसका काम सिंपल ये होता है कि कोई भी अगर SQL डेटाबेस सर्वर के ऊपर कोई भी अगर कोई इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं, कोई क्रैश आता है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो वो वहाँ पे कैप्चर हो रही होती है। ये SQL सर्वर एजेंट जो है उसे कैप्चर कर रहा होता है, और अगर बाद हमें जाके अगर हमारा SQL सर्वर या डेटाबेस सर्वर जो है वो क्रैश कर जाता है, तो हम वहाँ जाके इसकी रिपोर्ट वगैरह चीज़ें देख सकते हैं। ये वन ऑफ द यूजेबिलिटी है SQL सर्वर एजेंट की। इसी तरह से अगर हमने कोई जॉब्स कुछ ऐसे पीस ऑफ कोड होते हैं जो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए रन कर रहे होते हैं, कि अगर कोई इवेंट अकर होता है, लाइक अगर किसी टेबल के अंदर कोई डाटा इंसर्ट होता है, तो जो जॉब्स हैं वो देखती रहें कि जो ही उस टेबल के अंदर कोई डाटा, जॉब जस्ट लाइक अ पर्सन है कि जिस तरह किसी कमरे के अंदर अगर कोई बंदा आता है तो एक वहाँ पे बंदा पहले चौकीदार बैठा हो और वो देख रहा हो कि जो ही कोई बंदा इस कमरे में दाखिल हो तो उसने ये बेल बजानी है। इसी तरह से SQL सर्वर के अंदर अगर टेबल्स के अंदर कोई भी डाटा आता है, जाता है, या उनमें से कोई डाटा मतलब कि डिलीट होता है या कोई अपडेट होता है, तो ये कुछ SQL जॉब्स लगी होती हैं कि उनकी बेस पे उसके अंदर हम कोई भी फंक्शनैलिटी ऑपरेट करा सकते हैं। लाइक कोई फंक्शनैलिटी से मुराद क्या है, कोई ईमेल जनरेट करा सकते हैं हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को, हम कोई अलर्ट जारी करा सकते हैं, या हम उस कम अज कम वो जो डाटा की चेंज आई है उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें SQL जॉब्स के थ्रू होती हैं, और SQL जॉब्स को जो
जो चीज मैनेज करती है वो SQL सर्वर एजेंट होता है। तो ये सारे एडवांस फीचर्स हैं, इनमें हम नहीं पढ़ते। हमने अब तक जो चीजें स्टडी की थी वो थी DML ऑपरेशन, DDL ऑपरेशन, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। हम वो ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पे हम परफॉर्म करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक DDL ऑपरेशन करना पड़ेगा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और वो ऑपरेट करते हुए हमें एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। लिहाजा मैंने राइट क्लिक किया डेटाबेस के ऊपर, सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और यहाँ पे न्यू डेटाबेस सिलेक्ट किया। यही काम जो मैंने ये राइट क्लिक करके किया है, यही हम एक न्यू क्वेरी के अंदर एक छोटा सा कोड लिख के भी कर सकते हैं। हम दोनों तरीकों से करके देखेंगे। यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम लिख देते हैं फर्स्ट टेस्टिंग DB। फर्स्ट टेस्टिंग DB के नाम से हमने डेटाबेस बनाई है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ नीचे भी दो फाइल्स बनी है। एक है फर्स्ट टेस्टिंग DB के नाम से, एक है रोज, ये रोज डाटा प्राइमरी, अगर आप फाइल ग्रुप देखें इसका प्राइमरी है। उसके बाद फिर दूसरा जो है वो फर्स्ट टेस्टिंग DB लॉग के नाम से भी एक है। तो दूसरे मानों में आप यूं समझ लें कि जो ही हम कोई DB क्रिएट करते हैं तो एक हमारी प्राइमरी डाटा फाइल बनती है जो कि बेसिकली डाटा सेव कर रही होती है। प्राइमरीली जो डाटा है हमारा उसके अंदर जाके सेव हो रहा होता है, और उसका जो फोल्डर है, डायरेक्टरी है, वो ये वाली डायरेक्टरी है। अगर हम इस डायरेक्टरी को देखें तो ये C के अंदर ये वाले एड्रेस के ऊपर हमारी एक फाइल बनेगी। दूसरी फाइल जो है वो LMD लॉग फाइल है, जो कि उसका पाथ ये इस पाथ के ऊपर जाके .lmd फाइल यानी कि लॉग फाइल जो है हमारी वो यहाँ पे जाके सेव होगी। हम इस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और बाद में जाके देखेंगे भी सही कि इन फिजिकल एड्रेसेस के ऊपर क्या हमारी ये फाइल्स क्रिएट हुई हैं कि नहीं। अच्छा, ओनर जो है ये बेसिकली डेटाबेस का कोई यूजर है, यहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे का जो लॉगिन है वो इस DB का ओनर होगा। और DB का ओनर वो पर्सन होता है जो DB को क्रिएट, डिलीट यानी कि क्रिएट भी कर सकता है, ड्रॉप भी कर सकता है, या अगर DB के अंदर कोई भी किस्म के टेबल्स क्रिएट करने हैं, कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं लाइक प्रोसीजर, ट्रिगर्स एक्सेट्रा, तो वो सारी चीजें ये DB यूजर यानी कि ऐसे यूजर जो कि ऑनर है इस DB का, फर्स्ट टेस्टिंग DB का, वो ये परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं, इनको आप जिस तरह से भी सिलेक्शन हुई है आप इन्हीं पे रहने दें। बाद जो ही आप स्टडी करते जाएंगे तो इन सारे फीचर्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट है जी फाइल ग्रुप। आप अब ये वही चीज है कि प्राइमरी जो है ये डिफॉल्ट, अगर हम अपनी जो डेटाबेस है, अगर हमारी डेटाबेस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो हम एक ही फाइल को हम अपनी डेटाबेस की एक फाइल नहीं रखेंगे बल्कि उसको मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड कर देंगे। इसका जिस तरह से एक कोई कंपनी है वो पिछले 15 साल से रन कर रही है और करोड़ों रिकॉर्ड उसकी डेटाबेस के अंदर मौजूद है, लेकिन जो पिछले 5 साल के अंदर डाटा है वो ज्यादा यूज का है और पिछले जो 10 साल का उससे जो पिछले 10 साल का डाटा है उसको ऑन एंड ऑफ कभी कभार यूज किया जाता है। तो फिर जब भी कुछ रिकॉर्ड सर्च करना पड़ता है, ये बिल्कुल इस तरह से ही है कि अगर हमारे पास कोई एक कमरा हो उसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं या मुख्तलिफ किस्म के यूं कह लेंगे सिक्के, मुख्तलिफ किस्म के सिक्के हमने डाल के उस कमरे को भरा हुआ है, लेकिन उसमें से हर साल में हमने कुछ सिक्के डाले हों, मतलब 15 साल तक हम उस कमरे के अंदर सिक्के डालते रहे हों और वो भरा हुआ है फुल टाइम। अब अगर हमें कोई एक सिक्का उसमें से ढूंढ के लाने के लिए कहे तो हम अगर उसमें से एक सिक्का ढूंढने जाएं, क्योंकि वो पिछले 15 साल के सिक्के भरे हुए हैं तो वो ढूंढने में बड़ा टाइम लगेगा। तो इसकी बजाय अगर हम वो 15 साल के सिक्कों की बजाय हम 10 साल के सिक्के अलग कर दें और 5 साल के सिक्के अलग कर दें, तो जो 5 साल के बाकी सिक्के बचेंगे अगर उसमें से सिक्का हमें तलाश करना पड़ता है तो वो हमें कंपैरेटिवली ईजियर, हमें आसानी के साथ हम उसको सर्च कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से डेटाबेस की फाइल्स होती हैं, अगर उन DB फाइल्स के अंदर जो कि DB की प्राइमरी फाइल्स हैं उनको अगर हम स्प्लिट कर दें कि उनमें और बेस्ड ऑन फिजिकल ईयर मतलब फिनेंशियल ईयर के लिहाज से डाटा को स्प्लिट कर दें
तो पहले 10 साल का एक अलग फाइल के अंदर पड़ा हो, अगले 5 साल का अलग में पड़ा हो, तो यहाँ पे आपकी मल्टीपल प्राइमरी इस जगह पे ये जो रोज नजर आ रही हैं इसके आप मल्टीपल प्राइमरी फाइल्स आ रही होंगी, लेकिन ऑब्वियसली आपने उनमें से डिफॉल्ट किसी एक को ही बनाना होता है। मतलब कि पहले फाइल नंबर 1 से फॉर एग्जांपल जो 5 साल वाला डाटा है उसमें से सर्च करना, वहां से न मिले तो आगे दूसरी फाइल के अंदर सर्च करने जाएगा सिस्टम। तो यहाँ पे ये सारी फंक्शनैलिटी है, ये भी एडवांस लेवल फीचर्स हैं। अभी आप इन सबको, हमारा टास्क इतना बड़ा नहीं हुआ, हमारे जो डाटा जीबी साइज होंगे वो इतने बड़े नहीं है, लिहाजा हम इन चीजों में नहीं पढ़ते। ठीक है जी, ये सारे आपने ऑप्शन देख लिए। बैक टू अवर सिलेक्शन, आप आवर पेज ऑफ जर्नल के ऊपर जो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा था, फर्स्ट टेस्टिंग DB, और हम यहाँ पे ओके का बटन प्रेस करेंगे तो एक बेसिकली स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट भी हम देख सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट जनरेट होने जा रहा है, मतलब जो कि DB साइट के ऊपर स्क्रिप्ट जनरेट होने जा रहा है, हम वो देख रहे हैं कि वो क्या स्क्रिप्ट, जब हम ये ओके का बटन प्रेस करेंगे तो कौन सा स्क्रिप्ट जो है वो बैकएंड पे रन हो रहा होगा DB सर्वर पे जाके, तो उसको भी हम अभी जनरेट करके देख लेते हैं। वहां पे होगा क्रिएट DB टेस्टिंग, इस तरह का स्क्रिप्ट, ठीक है, तो वो जनरेट होने जा रहा होगा। हम ये ओके कर रहे हैं और नीचे जाके स्क्रिप्ट को भी देख लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि हमने अभी तक कोई डेटाबेस नहीं बनाई, ये सारे डेटाबेसेस के नाम आ रहे थे जो इस वक्त मौजूद होंगे, तो लिहाजा जो इसकी डिफॉल्ट डेटाबेस है वो मास्टर है, तो मास्टर डेटाबेस ही सिलेक्ट रहेगी। हम इसको ओके करेंगे और हमारी इधर डेटाबेसेस के अंदर एक टेस्टिंग DB के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो जानी चाहिए। ये देखेंगे यहाँ पे आपकी फर्स्ट टेस्टिंग DB के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो गई हुई है जिसके अंदर ये डिफरेंट किस्म के फीचर्स मौजूद हैं। अब यही वाले जो काम, ये सारे फीचर्स को क्रिएट करने के लिए, इस DB को क्रिएट करने के लिए ये स्क्रिप्ट है जी, क्रिएट डेटाबेस फर्स्ट टेस्टिंग DB। ठीक है जी, उसके बाद ये सारे के सारे जो फीचर्स आपको, ये एक्सटर्नल स्टोरेज, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, प्रोग्रामेबिलिटी, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे इसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है नीचे, लेकिन हम इन चीजों में नहीं पढ़ेंगे, लिहाजा, और ये DB सर्वर जो है ये हमारे लिए खुद से परफॉर्म कर देता है ये सारी नीचे वाली चीजें। और अगर आप इधर देखें, जो हमने पाथ बताए थे कि एक हमारी लॉग फाइल है, उसका पाथ हमने देखा था कि C ड्राइव के अंदर ये वाला था, ये .lfd फाइल थी लॉग फाइल, एक है .mdf फाइल जो कि डाटा की फाइल है, बेसिकली इसको .mdf फाइल कहते हैं, और ये हमारी डिफॉल्ट में थी। और अब इनका जो साइज था हमने डिक्लेयर किया फाइल्स का, वो जस्ट हमने कोई 8 MB का फाइल का साइज है इसको। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद फाइल ग्रोथ, मतलब ये मैक्सिमम अभी तक जो ये है ये यहाँ तक जा सकती है। लाइक ये कोई बन रहा है हमारा 65 MB तक लिखा हुआ है कि ये फाइल ग्रोथ 65 MB तक है, और जो हम डाटा इंसर्ट करते जाएंगे तो ये फिगर चेंज होता जाता है। तो अगर हम इधर हम ये स्क्रिप्ट लिख के रन कर देंगे तब भी हमारी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, नहीं तो हम सिर्फ ये यहाँ पे आए डेटाबेस के ऊपर, राइट क्लिक करें और न्यू डेटाबेस करें, तब भी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एक और DB क्रिएट करके देखते हैं जो कि स्क्रिप्ट के थ्रू है। यहाँ पे हम DB के एंड के अंदर हम स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं कि ये यहाँ के डेटाबेस का हम क्रिएशन जो कर रहे हैं ये स्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि ये कोड के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन जो है, यहाँ पे भी हम ये सारी चीजें जहाँ पे ये की, तो हम ये स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं कीवर्ड, ताकि ये एक नई फाइल बन जाए, एक नई डेटाबेस बन जाए। पहली डेटाबेस थी वो हमने क्रिएट की थी GUI के थ्रू, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू। अब ये जो सेकंड है ये हम क्रिएट कर रहे हैं स्क्रिप्ट, SQL कोड के थ्रू। ठीक है जी, उसी तरह से अब इनकी जो फाइल्स हैं वही फाइल्स नहीं हो सकती जो फाइल्स पहले फर्स्ट टेस्टिंग DB की थी। अब हमें इनके नाम थोड़े उसी तरह से स्क्रिप्ट ऐड करके चेंज करने पड़ेंगे उन फाइल्स के नाम, ताकि ये दूसरी फाइल्स बने। पहली फाइल हमारी बन चुकी है फर्स्ट टेस्टिंग की, हम उनको भी देख लेते हैं कि वो वहां पे पड़ी हुई हैं या नहीं। ये दूसरी जो बन रही है ये हमने कहा कि ये स्क्रिप्ट के थ्रू क्योंकि हम बना रहे हैं ये वाली DB, तो लिहाजा हमने स्क्रिप्ट के साथ ऐड कर दिया।
अब इस कोड को रन करने के लिए यहाँ पे ये एग्जीक्यूट का कीवर्ड है। अगर हम इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें F5 भी नजर आ रहा है कि इधर या तो हम F5 की प्रेस कर दें तब भी ये कोड रन कर जाएगा, या फिर हम ये एग्जीक्यूट का बटन प्रेस कर दें फिर भी ये कोड रन कर जाएगा। अब इस कोड को रन करके हमारी एक बेसिकली ये वाली जो हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, ये कौन सी है, ये DDL है, क्योंकि हमने कहा था क्रिएट ड्रॉप ऑल्टर। ये कौन सी स्टेटमेंट थी, ये DDL की, डाटा डेफिनेशन। अब देखें कि डाटा डेफिनेशन कैसे है कि ये डाटा को हम डिफाइन करने के लिए, डाटा को डिफाइन करने के लिए एक डेटाबेस चाहिए थी। तो हमने क्या किया, उस डेटाबेस को क्रिएट किया है, दूसरे मानों में डेटाबेस को डिफाइन किया है, लिहाजा ये DDL है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। इस कमांड के थ्रू हम एक नई डीबी क्रिएट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करते हैं जी, ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, ये हमारे पास मैसेज आ गया जी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम इस जगह इस डीबी को, ये रिफ्रेश का बटन है, इससे रिफ्रेश करके देखते हैं नीचे एक फर्स्ट टेस्टिंग डीबी स्क्रिप्ट के नाम की एक और डीबी आनी चाहिए। जिस तरह फर्स्ट टेस्टिंग डीबी आई थी इस तरह एक और डीबी भी आनी चाहिए। लेट्स सी कि वो आई है या नहीं। देखें जी, एक और डीबी हमारे पास यहाँ पे आ गई है, फर्स्ट टेस्टिंग डीबी अंडरस्कोर स्क्रिप्ट। तो यहां तक का आज का हमारा लेक्चर ये एक हो गया। हमारा लेक्चर के अंदर हमने एक DDL क्रिएट की हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है कि क्रिएट की DDL हमारे पास हम GUI से कैसे यूज करेंगे। हम GUI के अलावा हम अगर कोड लिखें उसका तो वो कोड कैसा होगा, ये हमने कर ली हुई है। इसके अलावा हम अब इसी तरह से टेबल्स, किसी एक डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं। तो एक DDL कमांड थी हमारी क्रिएट की, उसके थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट कर चुके। अब हम चलते हैं आगे कि हमने इस डेटाबेस के अंदर, किसी भी एक डेटाबेस के अंदर हमने टेबल कैसे क्रिएट करता है। अब हम ये यहाँ पे देखें कि यहाँ पे टेबल, व्यूज, एक्सटर्नल सोर्सेज, सिनोनिम्स, प्रोग्रामेबिलिटी, सर्विस ब्रोकर, स्टोरेज और सिक्योरिटी के नाम से बहुत सारे फीचर्स हैं। किसी भी एक डीबी के ऊपर बहुत सारे यूं कह लें कि ग्रुप ऑफ फंक्शनैलिटीज हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकें। राइट नाउ वी आर गोइंग इनटू व्हाट ओनली टेबल्स। तो टेबल्स में भी डिफरेंट टाइप्स हैं टेबल्स की, सिस्टम टेबल्स हैं, फाइल टेबल्स हैं, एक्सटर्नल टेबल्स हैं, ग्राफ टेबल्स हैं। लेकिन हमें बनाने हैं कौन से, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली मैनेज होते हैं और हमें बनाने हैं जस्ट टेबल्स, DB टेबल्स। तो डेटाबेस टेबल्स के अंदर हम न्यू में गए, न्यू के अंदर क्या है जी, न्यू टेबल। आप इसके अलावा टेम्परेरी टेबल, ग्राफ टेबल, एक्सटर्नल टेबल, वो चीजें भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हमें किस में जाना है, जस्ट ओनली टेबल के अंदर। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने एक डीबी क्रिएट की है उसी तरह से हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं और ग्राफिकली यूजर इंटरफेस के थ्रू फिर उसी टेबल को हम स्क्रिप्ट के थ्रू, SQL स्क्रिप्ट के थ्रू भी हम जनरेट कर सकेंगे। जी पहला कॉलम, उसका नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल ID, उसकी डाटा टाइप रख देते हैं हम इंटीजर। ठीक है जी, अलाउ नल्स के नल वैल्यू उसमें आ सकती है, हम कहते हैं कि इसमें नल नहीं आ सकती। दूसरा टेबल हम कर देते हैं जी नेम का, इसको कर देते हैं जी var वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग। नाम जो है वो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा लंबा नाम कोई 100 कैरेक्टर्स का हो सकता है, लिहाजा हम इसे 100 कैरेक्टर का कर सकते हैं। अलाउ नल्स मतलब इसमें नल वैल्यू उस कॉलम में आ सकती है। यस, कोई बंदा अपना नाम ना लिखना चाहे तो ना लिखे भले। अच्छा, उसके बाद है जी एड्रेस का कॉलम, ये भी वार बना देते हैं। किसी का एड्रेस लंबा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, वेरिएबल कैरेक्टर्स। तो हम इसको कह देते हैं कि लेट्स सपोज किसी का एड्रेस जो मैक्सिमम 300 कैरेक्टर्स का हो सकता है। कोई बंदा अपना एड्रेस दे या ना दे, मर्जी है उसकी। तो ये 3 कॉलम्स हो गए इसमें, एक ID का, एक नेम का और एक एड्रेस का, कि किसी भी पर्सन का हम टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको क्या है, ये हमारे पास सेव टेबल है। सेव टेबल करेंगे तो ये टेबल, इसके पीछे क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और ये स्क्रिप्ट जनरेट होगा और उसके बाद ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। दिस इज द वन वे। हम इसको इस तरीके से करके देखते हैं जी। सेव टेबल, कंट्रोल, अगर यहाँ पे शॉर्ट की देखें तो आपके पास ये कंट्रोल S से आपका टेबल नंबर 1 क्रिएट होने जा रहा है।
अब जून सेव करने गए तो उसने कहा कि इसका नाम आपने क्या रखना है, टेबल 1 ही रखना है। तो मैंने कहा कि नहीं, इसका नाम 1 ना रखें, इसका नाम पर्सन रख दें। पहली डेटाबेस हमने क्रिएट की जिसका नाम क्या था, फर्स्ट टेस्टिंग डीबी। उसके अंदर हम पहला टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्सन का टेबल, और उसके अंदर कितने कॉलम्स है जी, 3 कॉलम्स हैं, आईडी का, नेम का और एड्रेस का। और ये मैंने किया ओके। तो उसने जाके क्रिएट कर देना चाहिए उसे एक टेबल जिसका नाम होना चाहिए क्या, पर्सन। अगर हमें देखने को क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, हम टेबल को सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं F5। ये अगर आप कर्सर को देख रहे हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास एक वो टेबल क्रिएट हो गया है। इस टेबल के अंदर अपनी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसके कॉलम्स पहले देखते हैं, वो तीनों कॉलम्स आने चाहिए, नेम का, आईडी का और एड्रेस का। देखें जी, वही नेम, आईडी और एड्रेस का आ गया हुआ है। उसके ऊपर कंस्ट्रेंट क्या है जी, नॉट नल का, तो वो नॉट नल है। अच्छा, उसके बाद हमने इसको वेरिएबल कैरेक्टर, और ये आईडी जो था इंटीजर टाइप का था तो वो इंटीजर टाइप का हुआ है। नेम जो है वाचर 100 का था तो वाचर 100 का हुआ है। और वो नलेबल है, यस नलेबल है कि आप नाम भी डालें तो डेटा सेव होगा। एड्रेस जो है वो वाचर 300 का हमने डाला था, वो भी नलेबल है। तो इस तरह से हमारा ये एक टेबल क्रिएट हो गया हुआ है। तो अभी तक हमने DDL की एक स्टेटमेंट जो कि क्या थी, क्रिएट की थी, हमने सब उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से देखा है। हमने DB क्रिएट की, DB की उसके बाद स्क्रिप्ट हमने उसका क्रिएट करके स्क्रिप्ट के थ्रू भी हमने वो टेबल बना के देखा। अब इसी पर्सन के टेबल का भी हम स्क्रिप्ट जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ से बने हुए टेबल से स्क्रिप्ट भी जनरेट करके देख सकते हैं, जो कि मैं अब कर रहा हूँ। हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। हम इसका रिवर्स किया कि हम स्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो टेबल क्रिएट करेंगे, वो भी आपको दिखा देते हैं। हम खुद से स्क्रिप्ट लिखें। अब ये देखें, अब मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट टेबल एज, मतलब टेबल का स्क्रिप्ट जनरेट करें, किसके लिए जी, क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट जनरेट होके आ जाएगा। यही स्क्रिप्ट हम लिख के, ये जो स्क्रिप्ट है ये हम एज इट इज, ये इस चीज की कोई जरूरत नहीं है ऊपर वाली चीजों की, इनको हम हटा रहे हैं। क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, DBO का मतलब क्या है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट। और डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या नाम है जी, पर्सन। ये क्रिएट करना है, उसके क्या क्या कॉलम है, आईडी, इंट टाइप का, नॉट नल वैल्यू, इसके अंदर हम लाजमी कोई ना कोई इंटीजर डालेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने कहा नेम दूसरा है, तीसरा है। अगर यही हम यही वाला कोड लिख के अगर हम ये रन करें, गो की स्टेटमेंट जो है वो इसको भी हटा देते हैं, इसको कभी फिर डिस्कस करूंगा गो की स्टेटमेंट क्या कहती है। अगर हम सब इतना स्क्रिप्ट लिखें और स्क्रिप्ट लिखने के बाद इसको रन करें तो होगा क्या, हमारा एक टेबल और क्रिएट होगा। लेकिन क्योंकि पर्सन का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कहां पे जी, फर्स्ट टेस्टिंग DB के अंदर, तो हमें एक और टेबल अगर हम बना दें फर्स्ट पर्सन स्क्रिप्ट के नाम से, उसके अंदर भी हम यही कॉलम्स रख देते हैं सारे। तो इस कमांड को, इस SQL जो कोड है, स्क्रिप्ट है, इसको अगर हम वही तरह एग्जीक्यूट करें, अब ये भी एक क्या है, DDL है, क्योंकि क्रिएट टेबल है, उसको क्या थी, क्रिएट डेटाबेस थी। अगर हम इसको रन करें तो हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है जी, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और डेटाबेस ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इसको करने के लिए टेबल्स पे आए, रिफ्रेश करके देखें टेबल क्रिएट हुआ, तो हमने देखा ये टेबल क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तो हमें क्या पता चला कि हम किसी भी टेबल को GUI के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम डायरेक्ट आके सिर्फ ये कोड लिखें छोटा सा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद उसके कॉलम्स के नाम, ठीक है। और ये इसका सिंटैक्स है सारे का सारा। इस तरीके से आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक का हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपने एंड पे अपने पास इसी तरह से डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर टेबल क्रिएट करेंगे, और दोनों तरीकों से आप टेबल क्रिएट करके देखेंगे और दोनों तरह से DB भी क्रिएट करके देखें। तो आज तक के लिए अभी इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी क्वेश्चन आंसर्स हैं, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर पुट कर लेगा, इंशाल्लाह उसको आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।